आपको विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे? आपकी मिल बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं सब करूंगा रत्नाकर जी। हरिओम। बढ़िया है। मैं एक जरूरी काम के सिलसिले से बंबई जा रहा हूँ। आपके तीनों गांव की बात भी गवर्नर साहब से कर लूंगा। अति उत्तम। नंदलाल, इन जैसे लोगों से निपटने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ है साईं। हाँ साईं, हम लोग केवल आपका लिहाज करके चुप रहे, वरना हम लोग उन्हें ऐसा सबक सिखाते कि वो लोग जीवन भर नहीं भूलते। मुझसे प्यार करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी के साथ हिंसा करके तुम मुझे उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचाओगे। साईं, मेरी लक्ष्मी, तू तो बहादुर है। तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। साईं, अगर वो तुम्हें यहाँ से निकाल देते तो मेरा क्या होता? वो मुझे यहां से तो निकाल सकते हैं लक्ष्मी, लेकिन तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे जीवन से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तुम मेरे भावनाओं को नहीं समझ सकते साईं। मेरे लिए साईं और द्वारका में अलग नहीं है। तुमसे मिलने से पहले मेरा जीवन कैसा था जानते हो ना? अछूत थी मैं। द्वारका में ही वो पहली जगह थी जहाँ से मुझे और बच्चों की तरह बच्चा समझा गया। कोई भेदभाव नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ साईं। जब तुम सब ने अपने अपने दिलों में मुझे इतनी जगह दे रखी है, तो फिर रहने के लिए मुझे किसी और घर की कोई जरूरत ही क्या है? क्यों भाईजामा? वो रत्नाकर इस तरह तुम्हें द्वारका माई से निकालने का प्रयास कैसे कर सकता है साईं? और तुम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार भी हो गए। देखा आपने कैसा है ये, कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा। आज जो कुछ भी हुआ वो कुलकर्णी सरकार के जानकारी के बिना, उनके शय के बिना ये तो संभव ही नहीं है। और हम सब जानते हैं कि कुलकर्णी सरकार की सोच साई के लिए कैसी है, इरादा क्या है। अरे आइए आइए रत्नाकर जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हो गया खंडर आपका। हरिओम। अरे देख क्या रहे हो, जाओ मुंह मीठा करवाओ इनका। इनकी मील के लिए जगह मिल गई है। हरिओम। जी सरकार। बात करनी है। हाँ हाँ, चलिए अंदर चलिए, बात करते हैं। आइए। तुम दोनों कहाँ चल दिए मुंह उठा के? नंदलाल भी तो गया है उनके साथ।
अरे वो सहायक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तुम दोनों जैसा नहीं है। हरिओम। हंता जी, अगर हम दोनों सहायक नहीं हैं, तो है कौन? और उसके बाद होना क्या था? रत्नाकर साहब अपना समूह लेकर चले गए। वही, आपको साईं के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में, उनके समर्थन में इतने लोग खड़े हैं कि उन्हें कोई भी और कभी भी द्वारका माई से बाहर नहीं कर सकता। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? भाईजामा, लक्ष्मी तो बच्ची है, लेकिन क्या आपको भी बार बार याद दिलाना होगा? आप भूल क्यों जाती हैं कि मैं तो बैरागी हूं। मुझे किसी जगह, किसी वस्तु की कोई चाह नहीं, कोई मोह नहीं है। फिर चाहे वो जगह द्वारका माई ही क्यों ना हो। और अगर मुझे द्वारका माई से निकाल भी दिया, तो भी तो मैं आप लोगों के बीच ही रहूंगा, आपके साथ। मैं द्वारका माई में रहूं या ना रहूं, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही ना। तो फिर चिंता कैसी, दुख कैसा, क्रोध कैसा, और जिसकी संभावना ही नहीं, तो उसका डर क्यों? कुलकर्णी सरकार, आपने मुझे जाने से पहले यह क्यों नहीं बताया कि खंडहर में रहने वाले उस बैरागी के पास अजीब अजीब जादुई ताकतें हैं? उसने मेरे चारों तरफ आग लगा दी थी। कोई शक्ति वक्ति नहीं है उसके पास रत्नाकर जी। सम्मोहन विद्या का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करता है वो। आप तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। गांव के भोले भाले लोग उसके काले जादू को चमत्कार समझ बैठे हैं, और इसी कारण कुछ लोग उसके भक्त बन गए हैं। कुछ लोग? वहां तो पूरा का पूरा गांव मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और हम लोग वहां रुक जाते तो आसपास के गांव वाले भी आ जाते। आपको हमें बताना चाहिए था कि उसका पूरा गांव भक्त है। केवल आपकी गलती की वजह से हम पर क्या बीती है, इसका अंदाजा भी है आपको? नंदलाल, तुमसे कितनी बार कहा है, अपने ऊपर काबू रखा करो। कुलकर्णी सरकार, जो कुछ भी आज वहां मैं देख कर आ रहा हूं, उसके बाद ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा है कि आपको पहले से नहीं पता था कि उस बैरागी साई की शक्तियां क्या हैं, या फिर उसका शिरडी में प्रभाव क्या है, या फिर आपकी मंशा कुछ और थी। वरना मुझे सारी चीजें अच्छी तरह से समझाने के बाद ही आप वहां पर भेजते। मुझे कहा गया था कि शिरडी आकर मैं आपकी सहायता लूं, क्योंकि आप शिरडी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और आपसे बात करने के बाद मैंने आपको 3 और गांव की प्रभुता दिलाने के लिए गवर्नर साहब से बात करने का मन भी बना लिया था। कुलकर्णी सरकार, मैंने आपकी शक्ति का जो मूल्यांकन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती की हो, कहीं ऐसा ना हो कि शिरडी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति आप नहीं, वो साई है। हरिओम, ये क्या कह रहे हैं आप रत्नाकर जी? कहां वो भिखारी और कहां मैं? देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक है,
लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको जो चाहिए वो मिले। लेकिन कैसे? मान लीजिए कि ये वो खंडहर है। अब देखिए इसके आसपास की ये जो भूमि है और इस भूमि का हम अधिग्रहण करेंगे। ये चारों ओर की भूमि पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब हम घेर देंगे ऐसे। उसके पश्चात कोई भी साईं से भेंट करने खंडहर तक नहीं पहुंच पाएगा। और तब उस पाखंडी के पास इस खंडहर को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे? आपकी मिल बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं सब करूंगा रत्नाकर जी। हरिओम। बढ़िया है। मैं एक जरूरी काम के सिलसिले से बंबई जा रहा हूँ। आपके तीनों गांवों की बात भी गवर्नर साहब से कर लूंगा। अति उत्तम। नंदलाल, कुलकर्णी सरकार, ये मैं इंग्लैंड से लाया था। ब्रिटिशर्स इसे अपनी जेब में बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। ये मैं आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। और चाहता हूं कि आप भी इसे बहुत संभाल कर रखें, ताकि ये आपको याद दिलाती रहे कि समय आपके पास भी बहुत कम है और बहुत मूल्यवान है, और उस मूल्यवान समय का सदुपयोग करना है, बर्बाद नहीं। जब आप मेरा काम करके लौटेंगे तब आप देखेंगे कुलकर्णी सरकार की शक्ति क्या है शिरडी में, और वो क्या नहीं कर सकते हैं। हरिओम। प्रणाम। हरिओम। अंता पंता मुनीम को बुलाओ। राम जी भला करेंगे। तुम्हारे राम जी सिर्फ तुम्हारा ही भला करते हैं साईं। तुम्हें द्वारका माई से निकालने की कोशिश की तो सारे गांव वाले तुम्हारे साथ आके खड़े हो गए। इतने सारे लोगों को अपने साथ अपनी तरफ कैसे कर लेते हो साईं? वो सारे लोग तुम्हारे लिए किसी के प्राण भी ले सकते हैं, और एक मैं हूं जिसके साथ कोई नहीं है। तुम्हारी परेशानी क्या है, ये बताओगे मुझे? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। मैं सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हूं। हमारी 5 साल की शादी, हमारे गृहस्थ जीवन का कोई महत्व ही नहीं है उसके लिए। मैं दिन रात काम करता हूं ताकि हमारे बच्चे के भविष्य में कोई दुख ना हो।
क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? हाँ साईं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि मैं उसे समय नहीं देता हूं। अब आप ही बताओ साईं, क्या मैं हमेशा उसके पास बैठा रहूं? अरे मैं उसके लिए ही काम करता हूं ना साईं। लेकिन उसका कहना है कि उसे पैसे से ज्यादा मेरी जरूरत है। हो सकता है वो सच कह रही हो। अगर ऐसा होता तो वो बुरे वक्त में मेरा साथ देती। चले गए। उठो, मुझे छोड़कर चले गए मुझे वो। तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे बेटे को भी ले गए, कर्जा हुआ, सबने मुंह मोड़ लिया, कर्जा हुआ तो छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, सबने मुंह मोड़ लिया। हरिओम। अरे तो कोई तो होगा खंडर के आसपास वाला जिसने ब्याज चुकाने में विलंब पे विलंब किया होगा। देखो ठीक से देखो। मिल गया सरकार। कौन है? पंडरी। मोहलत देने के बावजूद भी उसने अभी तक सूद नहीं चुकाया। हाँ सरकार, पंडरी आज सुबह ही आया था। आप बहुत खुश थे, लेकिन आपने उसे कुछ दिनों की मोहलत और दे दी थी। मतलब पंडरी के पास सूद चुकाने के लिए जब सुबह पैसे नहीं थे तो अभी कैसे होंगे? क्यों सरकार? हरिओम। जाओ शीघ्र लेके आओ उसे। जी सरकार। हरिओम। मुनीम, मेरे पिताजी ने कहा था कोई भी व्यक्ति ऋण ना चुकाने की स्थिति में जब तक ना पहुंचे तब तक उसे ऋण देते रहो, फिर उसके पास एक ही चारा बचेगा। हरिओम। एक रिश्तेदार ने दी थी मुझे। आपके हिसाब से कितना पैसा हो जाएगा? इसका मैं आपको 3.5 रुपए दे सकता हूँ। इतने में तो बहुत सारे बीज आ जाएंगे। कल सुबह सुबह खेत की बुआई कर देंगे। बीज लेने के बाद कुछ पैसा बचा है, मैं सोच रहा हूँ कुलकर्णी सरकार का सूद दे दूं। जितना खेत के लिए बीज जरूरी है उतना ही पेट के लिए अनाज। घर में राशन खत्म हो गया है, बचे हुए पैसे भी कुलकर्णी सरकार को दे दोगे तो हम खाएंगे क्या? पंडरे, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। अभी तुम घर जाओ, मैं सरकार से मिलके आता हूँ। चलो। मुझे पैसे चाहिए पंडरी। लेकिन सरकार, आपने खुद ही तो मुझे मोहलत दी थी। मोहलत तुम्हें इसलिए दी थी मैंने कि तुमने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है सरकार, और यदि बीज लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो ब्याज के लिए भी होंगे। बीज बहुत जरूरी था सरकार। जितना आवश्यक बीज है तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक मेरे लिए ब्याज, समझे? और सुनो, अब ब्याज की राशि हो गई है 4 रुपया। 4 रुपए? अरे भाई, समय पर ब्याज नहीं चुकाओगे तो बढ़ेगा ना वो। लेकिन सरकार, मेरा तो मूल भी इतना नहीं था, फिर ब्याज इतना कैसे हो गया सरकार? क्या कहा तुमने?
हाँ? प्रश्न उठाता है मेरी सत्यता पर? राजा हूं मैं, राजा शिरडी का, समझा? तेरे 2-4 रुपए के लिए असत्य कहूंगा तुझसे? ये देख देख, तेरा अंगूठा है इस लेखा बही पर, इसका अर्थ समझता है तू? तेरी ऋण की शर्तों पर सहमति है, देख अपनी आंखों से। सरकार, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है सरकार। तो क्यों प्रश्न उठा रहा है? तेरे पास 24 घंटे हैं। कितने? 24 घंटे, अर्थात कल दोपहर 12 से पहले तुम्हें 4 रुपए लाकर देने हैं मुझे। हरिओम। पैसे लेके आओ और अपने बीज लेके जाओ। पैसे देने के पश्चात ही तुम बीज बो सकते हो, और यदि समय रहते तूने ब्याज की राशि नहीं चुकाई तो तेरी जमीन जो मेरे कब्जे में है वो भूमि मेरी हो जाएगी। नहीं सरकार, सरकार ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो सरकार। सरकार, ना अनर्थ मत करो सरकार, मुझ पर रहम करो सरकार, मेरा बीज दे दो सरकार। सरकार, इतने समय में 4 रुपए कहाँ से लाऊंगा सरकार? ये तेरी समस्या है पंडरी, मेरी नहीं। स्मरण रहे, कल दोपहर से पहले तुम्हें पैसे लाकर देने हैं। हरिओम। मेरा अच्छा समय बताने ही आई है ये। कुलकर्णी से जमीन लेने के बाद उस जमीन को कुछ सालों के बाद सोने के भाव पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाऊंगा। जब इसी तरह अमीर बना जा सकता है तो मिल बनाने के झंझट में कौन पड़ेगा? इतने कम वक्त में इतने रुपए कहाँ से चुकाऊंगा? ऐसी स्थिति में हम गरीबों की मदद भला कौन करेगा? खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। पंडरी, शांत हो जाओ पंडरी। ये लो पानी पियो, पानी पियो। शांत हो जाओ पंडरी, और बताओ बात क्या है? अगर कल मैंने कुलकर्णी सरकार को 4 रुपए नहीं दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा पाटिल जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा पाटिल जी। ये कोई समय सीमा नहीं है, ये तो शोषण है पंडरी। वो जमीन अब भी तुम्हारी ही है और उस जमीन पर तुम अब भी बुआई कर सकते हो। कितना कर्ज लिया था आपने? मैंने कुलकर्णी सरकार से कई बार कर्जा लिया था, जितना बोलते थे ब्याज दे मैं दे देता था। बस मैं कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वो कितनी दर लगा रहे हैं, कितना ब्याज ले रहे हैं। मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं कुलकर्णी सरकार के पास चला जाता था और वो मुझे पैसे दे देते थे। फिर वो जितना ब्याज मांगते थे मैं दे देता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ उनको, वो इतनी सारी रकम मुझसे वापस मांग लिए कि मुझे साफ साफ कहा
कि अगर मैं समय पे पैसा नहीं दे पाया तो वो मेरी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाऊंगा? कैसे कर पाऊंगा? क्या हम किसी तरह इनकी सहायता नहीं कर सकते? पंडेरी, कल सुबह तक तुम कितने पैसों का इंतजाम कर पाओगे? मेरे पास केवल 1.5 रुपए है। इसका मतलब है कि तुम्हें और 2.5 रुपए की जरूरत है। पंडेरी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारे लिए 2.5 रुपए का बंदोबस्त कर लूंगा। फिर वो पैसे कुलकर्णी सरकार को दे आना और अपना बीज भी ले आना। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। आज तुम बहुत व्यस्त हो, कल आ जाना। कल क्यों आऊंगा? मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। चले अध्यापक जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए साई, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने बेटे का कर्तव्य निभाया और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले कभी गलत नहीं होते। लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार परम ज्ञान
लो, पी लो, आराम मिलेगा। शुक्रिया साईं। आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आरती, तुम यहाँ? आओ आरती। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्यों ढूंढ रही हो मुझे? क्यों झूठी सहानुभूति दिखा रही हो? उस वक्त तो मुझे छोड़ के चली गई थी तुम। हाँ, चली गई थी और यही सोचकर गई थी कि दोबारा वापस नहीं लौटूंगी। पर आपका बच्चा आपके बिना रह नहीं पाया, सारी रात रोता रहा। कम से कम कोई तो है मेरे लिए रोने वाला। तुम्हारे लिए रोने वाला सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं है। रहने दीजिए साईं, सबको दिखाई देता है। अगर ये प्यार का मतलब समझते ना तो समझ जाते कि हम इन्हें कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्यार करती हो मुझसे, तभी मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ, 5 साल के बाद। नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, जब मैं कर्जे में डूब गया, तब तुम गई थी। आपको हमेशा पैसा पैसा ही लगा रहता है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, आपको कभी समझ ही नहीं आया ना साईं। ये पिछले 5 सालों में अपने काम में ऐसे खोए रहे, ना अपनी पत्नी की सुध रही ने, ना अपने बच्चे की। इनका कहना था कि जब हमारे पास पर्याप्त सुख सुविधा हो जाएगी तभी अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। और भगवान ने वो दिन दिखलाया भी, पर ये नहीं रुके। और दुर्भाग्य से एक दिन इनकी नौकरी चली गई और हताश होकर इन्होंने मदिरा पीना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया और पीना नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं तंग आकर घर छोड़कर चली गई। जब इनके जीवन में हमारा कोई महत्व ही नहीं है तो इनके साथ रहना ही क्यों है? मैंने पति और पिता के हर कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी। कभी संतोष नहीं जताया। कुछ देर अपनी तकलीफें भूल जाऊं, इसलिए मैंने पीना शुरू किया। तुम दोनों का ये मानना है कि तुम लोगों ने वही किया जो तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी सोच में सही था, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सके। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सरकार, मैं ले आया सरकार। पैसे लाए हो? हाँ, लाया हूं। हरिओम, मुझे तो पंडारी की जमीन चाहिए। इतने कम समय में ये पैसे कहां से लेकर आ गया? 4 रुपए है ना? हाँ। सरकार पूजा कर रहे, तुम इंतजार करो। हरिओम। क्यों? अगर मुझसे कोई भेंट करने आए तो उसे कहना कि कुलकर्णी सरकार पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तुम्हें क्या लगता है, ये पात्र भर गया? हाँ साईं। पक्का?
हाँ साईं। ठीक है। तो अब इसे क्या कहोगे? चलो छोड़ो, अब तो ये भर गया है ना? हाँ। चलो देखते हैं। इसमें चावल के लिए जगह बच गई थी, अब वो भी भर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तो ये पूरी तरह से भर गया है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। इसका क्या मतलब है साईं? ये पात्र जैसे कि तुम्हारा जीवन, इसमें कितने कुछ के लिए जगह है ये हमें पता ही नहीं है। पात्र में रखे ये संतरे, ये हमारे जीवन की बड़ी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे प्रियजन। अंगूर ये हमारे जीवन की अन्य चीजों को दिखाते हैं, जैसे हमारा काम, हमारे मित्र, हमारा घर, हमारी आदतें। ये चावल और ये पानी, ये हमारे जीवन की अन्य छोटी चीजों को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, समय सीमित है, इसलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या हमारे लिए कितना जरूरी है, किस चीज को कितनी अहमियत, कितना महत्व, कितना स्थान और कितना समय देना चाहिए। साईं, आप कुछ ही पल में समझ गए और इन्हें 5 साल हो गए, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि हम केवल अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अपना काम करते हुए तुम अपनी बीवी, अपने बच्चे को कितनी बार याद करते हो? जवाब दो। कभी नहीं। सच तो ये है कि तुम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हो, ना कि अपने परिवार के लिए, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा काम छूटा, तुम्हारे अंदर अपने आसपास की चीजों को देखने की शक्ति भी नहीं बची। और जब तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़कर चला गया, तब तुम्हें उनकी अहमियत का एहसास हुआ। पति और पिता होने का अर्थ ये नहीं कि तुम केवल पैसे कमा कर लाओगे। परिवार का मुखिया होने के नाते तुम्हें चट्टान की तरह होना होगा, जो सबको आश्रय दे, सबको स्थान दे, सबका सहारा बने, ना कि एक कंकड़ की तरह जो कि चुभे। वादा करता हूं आरती, मैं खुद को बदल दूंगा। अब से तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। श्रद्धा, सबूरी।
इंसान का अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए, लेकिन याद रहे वो लगाव जुनून ना बन जाए, क्योंकि ऐसा होने पर जब कष्ट आता है तो इंसान खुद को अकेला पाता है। पर जो इंसान परिवार के महत्व को समझ जाता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका परिवार उसकी शक्ति बन जाता है। अल्लाह मालिक। पूजा हो गई क्या? नहीं। शाम से पहले मुझे बुआई करनी है। हरिओम। सरकार, मैं पैसे ले आया सरकार, कृपा करके मेरे बीज दे दीजिए मुझे। हरिओम हरिओम। पंडरी, दोपहर 12 बजे का समय दिया था। दोपहर 12 से पहले तुम्हें 4 रुपए लाकर देने थे, लेकिन तुम विलंब से आए हो, इसलिए तुम्हें अब 6 रुपए देने होंगे। और तभी तू बीज ले जा सकता है। लेकिन सरकार, मैं तो काफी देर पहले ही यहाँ आया हूँ। कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास पंडरी? हाँ? जब तू आया था तो कितना बजा था? घड़ी है तुम्हारे पास? हाँ? है? अंता पंता को बताया था जब तू आया था तो कितना समय हुआ था? बोलो। घड़ी? लेकिन मैं तो सूर्य को देखकर ही समय का अंदाजा लगाता हूँ। सूरज को देख के? हरिओम। तो इसका अर्थ ये है पंडरी कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है तुम कितने बजे आए थे। हरिओम हरिओम। इस आकाश को देख के बता, सही सही समय क्या हुआ है? नहीं सरकार, मैं सही सही समय नहीं बता पाऊंगा। पंडरी, तू विलंब से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अतः तुम्हें 2 रुपए और देने होंगे ब्याज के, और जब तक तू 2 रुपए नहीं देता तब तक तू बीज नहीं ले जा सकता है। मेरी विवशता को समझता है ना? हाँ? हरिओम हरिओम। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है पंडरी, लेकिन मैं क्या करूं? चलो ऐसा करते हैं, मैं 1 दिन का समय तुम्हें और देता हूं। मैं जानता हूं पंडरी, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। जैसे 4 की हुई है वैसे और 2 देने हैं मात्र। लेकिन आज की भांति विलंब मत कर देना, समय पे आना।
जब परिवार साथ हो तो फिर चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आए, इंसान खुद को कभी भी अकेला नहीं पाता। नयन हरिओम। हरिओम। ये तो बंबई से शीघ्र वापस आ गया, आते ही पूछेगा भूमि के बारे में। प्रणाम रत्नाकर जी। प्रणाम। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? जलपान की व्यवस्था करो। मैं अभी लाता हूँ जलपान। जलपान की आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी सरकार, मैं अपनी जमीन के बारे में पूछने आया। नंदलाल बता रहा था कि आप खंडहर के पास किसी पंडरी नाम के आदमी की जमीन पर कब्जा लेने वाले। सब कार्य छोड़ के आप ही का कार्य करने में लगा हुआ हूं। समझ लीजिए हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। अपनी भूमि बचाने के लिए पंडरी को हर चीज बेचनी पड़ रही है। शीघ्र ही उसके पास शेष कुछ नहीं बचेगा, फिर वो भूमि आपकी। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। जैसे ही आपको जमीन का कब्जा मिले मुझे खबर कर दीजिएगा। हरिओम। अरे हाँ, अभी शहर जाना हुआ तो गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। आपके काम के सिलसिले में भी बात हुई। क्या स्वीकृति आदेश लेकर आ गए आप? ले ही आता, लेकिन ऐन वक्त पर गवर्नर साहब को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। लेकिन मैंने जो वादा आपसे किया है उसे निभाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना वादा मुझसे निभाएंगे। थोड़ा हरिओम। मिट्टी के घड़े के तरह क्या देख रहे हो? अब इसके आगे क्या करना है वो बताना पड़ेगा तुम गधों को। नहीं सरकार। हमें पता है सरकार। चलिए अंता जी। जी। बहुत चालाक है ये रत्नाकर। अन्य का एक दाना भी बर्बाद नहीं कर सकते। आई, अन्न को कपड़े में बांधकर क्यों रख रही हो? और पिताजी घर के सारे बर्तनों को लेकर
कहाँ गए हैं? भिक्षाम देहि। भिक्षा दे माई। राम जी भला करें। पंडरी कहाँ है? बाजार गए, कुछ काम था उनसे। कुछ पैसे चाहिए थे। साईं और पैसे? साईं को लोग सोने के सिक्के देते हैं तो ये लेने से इनकार कर देते हैं, फिर आज ये अचानक कैसे? इनको क्या जरूरत, और हमसे ही क्यों? साईं, वो पैसे तो नहीं है अभी। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक, उसकी रहमत तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर सदा बनी रहे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि साईं को पैसे चाहिए। बस इतने ही? हाँ सेठ जी। 8 आना। 8 आने? लेकिन आज सुबह तो आपने कहा था कि बहुत अच्छे दाम दूंगा। सेठ जी, बहुत बड़े संकट में फंस गया। इस पूरे गांव में आप हैं जो मुझे बचा सकते हैं सेठ जी। देखो पंडित, कर्जा तो मैं दे नहीं सकता, मगर हाँ कुछ सामान अमान बेचना हो तो बोलो, उसके अच्छा दाम दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं लाता हूँ। 8 आना कम नहीं होता पंडरी, ये नए नहीं पुराने बर्तन है। अब तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए झूठे बर्तन शिरडी में कौन खरीदेगा? और दूसरा कोई हो तो फूटी कौड़ी ना दे इनके बदले। ये तो मैं सिर्फ इतना इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, वरना मेरे ये किस काम के हैं? अब 8 आने लेना हो तो लो, वरना ये उठाओ और चलते बनो। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया आज। ठीक है सेठ जी, 8 आने दे दीजिए। हाँ, अच्छा हुआ अकल ठिकाने आ गई। कहाँ से लाऊंगा बचे हुए 1.5 रुपए? पाटिल जी तो पहले ही 2.5 रुपए दे चुके हैं, वो भी मदद के रूप में। हे ईश्वर, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। इस गांव में तेरी मदद करके कोई भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्द ही हम सरकार को अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? थक गया है वो। ये जानवर बोल नहीं पाते, इसलिए हमें ही इनकी जरूरतों को समझना होता है, उन्हें पूरा करना होता है।
जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब ये दौड़ सकता है। रुकिए। ये लो, रख लो, मेरे घोड़े को खाना पानी पूछने के लिए। भूखे को भोजन करा के मैंने अपना धर्म निभाया है, और धर्म का पालन ही उसका मूल्य चुकाना है। तो नहीं लेंगे आप? साई, दुनिया में सिर्फ पैसे की ही कीमत है। पैसे के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं। चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपको पैसे की जरूरत नहीं, या आपकी पैसे में कोई रुचि नहीं, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको भी चाहिए। अल्लाह मालिक। पाखंडी ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके सबको अपने वश में कर लेता है वो। क्या बातें करता है यही तो जानना है। मतलब ये नंदलाल के शिरडी के लोगों को काबू में करने वाली चाबी इस आदमी साई के पास है। तभी तो कुलकर्णी जैसा धूर्त और शक्तिशाली आदमी भी इसके सामने बेबस है। यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे जमीन मिलने में देरी हो रही है। मैं पूरी तरह से कुलकर्णी पर निर्भर नहीं रह सकता। नंदलाल, यदि मुझे शिरडी में अपने पांव जमाने हैं तो मुझे शिरडी और यहां के लोगों की कमजोर नस कौन सी है उसे अच्छे से समझना होगा। चलो। बड़ा समझदार है वो साई, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग। शतरंज की जबान में कहें तो वो आदमी जो 10 घर आगे की चाल सोचता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बस ये समझ में आ जाए कि ये शिरडी के लोगों को काबू में कैसे करना है, उसके बाद दिखाता हूं इन्हें। अरे बीना ताई, आप कैसी हो? यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ, साड़ी लेने आई थी कमला के लिए। उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साड़ी सस्ती नहीं है।
बीना ताई, ये साड़ी अपनी कमला को देना। लेकिन ये तो तूने अपने लिए ली थी ना। मुझसे अधिक कमला को इसकी जरूरत है। चलिए कमला के लिए कुछ और भी देखते हैं। यहाँ पे किसी को अपने पैसे का मोल नहीं है क्या? सब अपने को छोड़ के दूसरे के सुख के बारे में पहले सोचते हैं। हाँ देखे, लगता है इस गांव में सब समाज सेवी है। समाज सेवी नहीं नंदलाल, संगठित है, एकजुट हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है इनके लिए। अपने से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं और इन सब की यही एकता हमारी राह की सबसे बड़ी बाधा है। शेठ जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे 2 बोरी गेहूं चाहिए, क्या भाव में दोगे? 1 रुपए की 1 बोरी मिलेगी। हाँ शेठ जी। ठीक है, 2 बोरी ले आओ। जी। बड़े ही बेकार व्यापारी हो भाई तुम। बेकार? न मोल न भाव। कोई मंझा हुआ व्यापारी ऐसे करता है क्या? तो फिर कैसे करता है? देखो, ये किसान यहाँ पे अपना अनाज बेचने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत है। तुम इनकी इस पैसे की जरूरत का फायदा उठा के मुनाफा कमाओ। मतलब? अरे मतलब ये कि तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम इनका अनाज खरीद कर इन पर एहसान कर रहे हो। ये जो किसान यहाँ पर अपना अनाज बेचने आते हैं, ये बहुत सारे हैं, ढेरों हैं, लेकिन तुम जैसे व्यापारी बस मुट्ठी भर हैं। इसी बात का तुम फायदा उठाओ। जिसे गरज होगी वो अपने आप कम दाम में बेचेगा। आपस में लड़ने भिड़ने दो इन्हें, फायदा तुम्हारा होगा। देखो भाई, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे केवल 1 बोरी चाहिए और जो सबसे कम दाम में देगा मैं उसी से बोरी लूंगा। लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने... मैंने तुमसे कहा ना, जो सबसे कम दाम में देगा मैं उसी से लूंगा। शेठ जी, मैं 95 पैसे में 1 बोरी देने के लिए तैयार हूँ। मैं 90 पैसे में दूंगा। शेठ जी, मैं 50 पैसे में बोरी देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे ही खरीदना, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अपने बच्चों का पेट भरना है सेठ जी। ठीक है, 50 पैसे में बोरी दे दो। साहब, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। ये लो पैसे। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे गुजारा कर पाओगे? अगर आज 50 पैसे बोरी के हिसाब से अपना अनाज बेच दोगे तो इन 50 पैसों में तो तुम्हारी खेती का खर्चा भी नहीं निकलेगा, लागत भी नहीं निकलेगी तुम्हारी। मेहनत तुम करोगे और कमाएगा ये व्यापारी।
क्या करे सही, मजबूरी है इसलिए बेच रहा हूँ। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आज ये व्यापारी 50 पैसे बोरी के हिसाब से अनाज खरीद लेगा तो कल कोई भी तुम्हें इससे ज्यादा दाम देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तुम दोनों को इस फकीर की बात सुननी है तो सुनो, मैं किसी और से गेहूं ले लूंगा। मजबूरी है साई, अगर हम तय दाम पर अड़े रहे तो हमसे अनाज कौन खरीदेगा? और फिर हम जमींदार या बड़े किसान नहीं है कि अपने अनाज को साल भर गोदाम में रख सके। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं और ये व्यापारी भी इस मजबूरी को अच्छी तरह समझता है। इसीलिए ये व्यापारी तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। अगर तुम सारे किसान मिलकर अनाज का एक भाव तय कर लो जिससे ना तुम्हें बहुत अधिक लाभ हो और ना घाटा, और उस तय मूल्य से कम मूल्य पर कोई भी किसान अपना अनाज ना बेचे, तो कोई भी व्यापारी तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा, तुम लोगों का शोषण नहीं कर पाएगा वो। ये सब क्या है? तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये लो 50 पैसे और मुझे गेहूं दो। अगर आपको गेहूं चाहिए तो 1 रुपया देना होगा, जो पहले तय हुआ था। देखो, अगर ऐसा है तो अपना गेहूं अपने पास रखो, मैं किसी और से खरीद लूंगा। तुम यदि 50 पैसे में 1 गेहूं की बोरी दोगे तो मैं तुमसे 2 खरीदूंगा। सही सही कह रहे थे, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अगर तुम्हें किसी और से लेना है तो ले लो, मगर 1 बोरी का भाव 1 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। हाँ हाँ, भाव कम नहीं होगा। हाँ हाँ, भाव कम नहीं होगा। हाँ, नहीं, भाव कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग जीते और मैं हारा। अल्लाह मालिक। ये लो 2 रुपए और बोरी वहां रख दो। स्वार्थ व्यक्तिगत हो तो उसमें न केवल हमारा बल्कि सबका नुकसान है, पर अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका अच्छा सोचें तो उसमें हमारा भी अच्छा छुपा होता है। एक बैल बेचकर पैसे जमा हुए हैं। समाधान? आप अपना एक बैल बेच कर आए, ये समाधान हुआ या अपनी मुश्किलों को और बढ़ाना? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। कुलकर्णी सरकार से बीज लेने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बीज लेकर क्या फायदा? क्या होगा बीज से? आप एक बैल से खेत कैसे जोतेंगे? खेत में बैल की जगह मैं खुद को लगा लूंगा। अगर समय पे बुआई हो गई तो फसल काटने के बाद 2 नए बैल ले आऊंगा। इसलिए कुलकर्णी सरकार को बीज के 2 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो बीज भी बेकार हो जाएगा और जमीन भी हाथ से जाएगी। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही। सब कुछ तो खो दिया। पंडरी। साईं, साईं को मैंने सुबह भिक्षा दी थी। फिर और क्या बात हो सकती है? बहुत ही विचित्र बात हुई थी। साईं ने मुझसे पैसे मांगे। पंडरी,
साईं कुछ काम था? हाँ। क्या तुमने घर के बर्तन बेच दिए? हाँ साईं। उसमें से कुछ पैसे मुझे दे सकते हो? साईं को पैसों की जरूरत है, लेकिन कुलकर्णी सरकार को देने के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़े हैं मैंने। अब मैं क्या करूं? साईं के जैसा निस्वार्थ कोई नहीं है। ये तो खुद खाने से पहले भूखे पशु पक्षियों को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। अगर इन्हें जरूरत है तो मैं इनकी मदद करूंगा। मैं अभी अंदर से। साईं, हमारे पास पैसे नहीं है। अंदर भी नहीं है। माफ करना साईं, आपसे झूठ बोला मैंने, लेकिन मैं मजबूर हूं। कोई बात नहीं, राम जी भला करें। तुमने साईं से झूठ क्यों बोला? कुछ पैसे थे ना मेरे पास। हमें खाने के लिए अन्न भी चाहिए। आपने गहने बेच दिए, मुझे अफसोस नहीं, लेकिन आइए देखिए इन्हें। पहले दिन भर खेलते रहते थे, दौड़ते थे। अब पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो शरीर में खेलने की ताकत कहां से रहेगी? मुझे साईं की फिक्र है, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले। देखिए, अभी हमें खुद ही पैसों की जरूरत है। हमने पाटिल जी और कई और लोगों से मदद ली है। वक्त बीता जा रहा है। अब पहले जाकर कुलकर्णी सरकार को पैसे देकर हमारी जमीन और बीजों को वापस ले आई। इस हालत से निकलने का बस यही एक तरीका है, और हमारे पास होंगे तभी तो हम दूसरों की मदद करेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं उनके पास। इस बार उन्हें जमीन और बीज देना ही होगा। ये 5 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा, और ये 6 रुपए, पूरे 6 रुपए लाया सरकार। हर बार ये पैसों का इंतजाम कहां से करता है? सरकार, मैंने आपको 6 रुपए दे दिए हैं। मेरी जमीन और मेरे बीज मुझे वापस कर दीजिए। हरिओम। बनता, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और इसने कितने घंटे लिए हैं? इसने 30 घंटे लिए। हरिओम हरिओम। इसका अर्थ ये है पंडरी कि तुम आज फिर से विलंब से आए हो। यदि अपनी भूमि और बीज चाहते हो तो तुम्हें कुल मिला के 8 रुपए देने होंगे, अर्थात 2 रुपए और देने होंगे तुम्हें। ये तो गलत बात है सरकार। आप हर बार पैसे बढ़ा के मांग रहे हैं। आपने कहा 4 रुपए दो, मैंने लाके दिया। आपने कहा 6 रुपए दो, मैं लाके दिया। अब आप 2 रुपए और मांग रहे हैं। नहीं, अब आप और पैसे नहीं मांग सकते। तेरा इतना तो साहस! तुझे सिखाना पड़ेगा कि कुलकर्णी सरकार से ऐसे बात करने का नतीजा क्या होता है।
आप चाहे जितना मार लो मुझे, लेकिन मेरे बीज दे दो मुझे। बीज चाहिए तुझे? बस हो गया, ठीक हो जाएगा। इन घावों का दर्द तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो दर्द मेरे मन में महसूस हो रहा है शायद उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ किया साईं, फिर भी मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हाँ साई, हर एक चीज की एक सीमा होती है। कुलकर्णी सरकार इस गांव की मुखिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी पे भी ऐसे अत्याचार करे। और पंडरी, तुम भी, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ और तुमने हमें बताना उचित नहीं समझा। किस मुंह से आपके पास आता? आपके उपकारों के नीचे दबा हुआ हूं मैं। आपने पहले ही अपनी बचत के 2.5 रुपए दिए मुझे। कुछ भी हो, लेकिन बताना चाहिए था हमें। जब उस समय मदद की थी हमने, तो इस समय भी करते। कम से कम परिवार को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। कुलकर्णी सरकार ने अपनी चालों से यह सुनिश्चित कर दिया है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पर उनका सूद नहीं भर पाऊंगा। इसलिए मैं किसी से मदद मांगू तो क्या बोल के मांगूंगा? भाई साहब, आप क्या सोच रही हैं? मुझे शक है, कहीं कुलकर्णी सरकार जानबूझकर किसी खास मकसद से तो ये सब नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या होगा? वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, पर क्या ये संभव नहीं है? सब लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन किसी का भी ब्याज इतनी जल्दी इतना नहीं बढ़ता है। चाहे जो भी हो, हम किसी को भी ऐसे निरंकुश नहीं छोड़ सकते हैं। अहो, आप जाकर कुलकर्णी सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? अगर पंडरी जी को खाता बही की समझ नहीं है, तो आपको तो है। कम से कम आप तो जाकर जांच कर ही सकते हैं। आपको तो पता चलेगा कि कुलकर्णी सरकार सच बोल रहे हैं या झूठ। साई, आप क्या कहते हैं? सच्चाई जानने की कोशिश करना अनुमान लगाने से हमेशा बेहतर होता है। इसलिए अप्पा जी, आपको जाना चाहिए और कुलकर्णी सरकार से बात करनी चाहिए। इस तरह आप पंडरी के जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। हो सकता है पंडरी ने ऋण की राशि का दुगना धन दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ब्याज की दरें इतनी अधिक होंगी कि एक ही दिन में 2 रुपए हो जाए। आपके कहने का यह मतलब है कि सरकार ने पंडरी के साथ धोखा किया? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब था कि हिसाब किताब में गलती हो सकती है। कुलकर्णी सरकार, अगर आपकी खाता बही हम एक बार फिर से जांच ले। अरे ओ, इस पंडरी ने मुझसे ऋण लिया है। इसने स्वयं लेखा बही में देखा है। और ऐसा कोई नियम नहीं पाटिल जी जो मेरे लेखा बही को जांचने के लिए मुझे विवश करे। लेकिन सरकार, मैं केवल इतना, मैं भी केवल अपने पैसे चाहता हूं पाटिल जी। यदि मैं चाहता तो पुलिस में जाता पंडरी, फिर वो इसकी जमीन ले लेते। ऋण का भुगतान ना करने के अपराध में इसे कारावास में डाल देते। लेकिन मैं चुप बैठा, मैंने कुछ नहीं किया इसके परिवार को देखकर।
इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए मैं इसकी भूमि ले रहा हूं पाटिल जी। पंडरी, देखो पंडरी, हम इसका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। पंडरी मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडरी, पंडरी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं कर सकता है वो हरिओम। आपने उसे इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कुलकर्णी सरकार कि वो कुछ कर सके। यदि मैं चाहता रत्नाकर जी तो चुटकी बजाते ही पंडरी की जमीन पर मैं कब्जा कर लेता और उसे आपको सौंप देता, लेकिन ऐसा करने से संदेह उत्पन्न होता, इसलिए मैंने इस मार्ग का चयन किया। जो खेल मैं पंडरी के साथ खेल रहा हूं वही खेल मैं उन लोगों के साथ भी खेलूंगा जिनकी भूमि खंडर के आसपास है हरिओम। और फिर खंडर के आसपास वाली सारी भूमि पर आपका अधिकार हो जाएगा। लाजवाब। मैंने कहा था ना, मैं आपका कार्य करूंगा। ऐसा कीजिए, आज रात्रि भोजन पर पधारिए, तब तक मैं लेखा पत्र भी तैयार कर देता हूं और आशा करता हूं कि आप भी मेरा कार्य शीघ्र पूरा करेंगे। कुलकर्णी सरकार, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जबान का बहुत पक्का आदमी हूं। मैंने आपको बताया था मेरी गवर्नर साहब से भेंट हुई थी। आपके कार्य की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शीघ्र ही आपके पास 3 और गांव का नियंत्रण होगा। 3 और गांव पर मेरा नियंत्रण होगा? हरिओम। साई! राम जी भला करे। साई, उस दिन तुमसे मिलने के लिए मैं कई बार द्वारका माई गई, लेकिन तुम मिले ही नहीं। कहाँ रहते हो दिन भर? मैं तेरी तरह व्यस्त तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत काम मुझे भी करना होता है। साई, इस पौधे के फूल को देखो, कितना लंबा है, और इसके फलों को देखो, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। इस पौधे का नाम क्या है साई? ये धतूरे का पौधा है। इसके फूलों से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इसके फल के चारों तरफ कांटे इसलिए हैं क्योंकि इसके बीज विषैले होते हैं। इसके बीजों से सभी को दूर रहना चाहिए, तुम्हें भी लक्ष्मी। आ गए? कुलकर्णी सरकार मान गए ना? क्या हुआ? कुलकर्णी सरकार के यहाँ क्या हुआ? ये चोट, ये पट्टी, बताइए ना। सच सच बताइए।
बताइए तो। हार गया मैं, एक पति के रूप में हार गया मैं, एक पिता के रूप में भी हार गया मैं, एक किसान के रूप में भी हार गया, अब तो जिंदगी से भी हार गया मैं। बाबा, क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बाबा, अब दुखी है? तुम लोग अंदर जाओ बच्चों। तो दुखों से मुक्ति भगवान की शरण में ही मिलेगी। बिछिया बेचकर बस इतने से ही पैसे मिले। अरे जानती हो, अब इतने पैसे बहुत है हमारे लिए। बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी है ना? हाँ बाबा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज के बाद हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। हाँ बच्चों, तुम सब जो चाहो वो खा सकते हो, पेट भर, अपनी पसंद का, वो भी घर का नहीं, बाहर का। और केवल खाना ही नहीं, आज तुम लोगों को नए खिलौने मिलेंगे, नए कपड़े मिलेंगे। आज जो चाहो वो मांग लो अपने बाबा से। आप इन्हें लेकर चलिए, मैं बाकी चीजें लेकर आती हूँ। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बाबराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। साई, साई, आप भी हमारे साथ खाओ ना। बाबा तो खा ही नहीं रहे। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने बांटना सीखा है। दूसरे को बांटने वाला कभी दुखी नहीं होता। खुशियां ही खुशियां रहती हैं उसके पास। तुम लोगों को कोई दुख नहीं रहेगा, सब खुशियां मिलेंगी तुम्हें। लंबी उम्र हो तुम्हारी। पंडरी,
बच्चों को बाहर खिलाने लाए हो? साई, सिर्फ खिलाने ही नहीं, ये देखो बाबा ने हमें नए खिलौने भी दिए। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो ना पंडरी। तुम एक आदर्श पिता हो पंडरी। जीवन में कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पर अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हो, है ना? राम जी भला करें। मुझे माफ कर देना साईं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि इस दुनिया में मुझसे बुरा पिता कोई हो ही नहीं सकता। आई, खाना कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा सब्र कर मेरे बच्चे, उसके बाद भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है आई। आई, ये क्या है? इसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे हमारी सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें आज खत्म हो जाएंगी। आई, तुम और बाबा भी आओ ना। हाँ, हम जल्दी आते हैं, तुम लोग शुरू करो।
हम आपका इंतजार कर रहे हैं आई। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती मैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया। पर बहुत जल्द हम उनके साथ होंगे। तो तैयार है ना? फेरे लगते वक्त मैंने तेरे भरण पोषण का एक वचन दिया था, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलिए। आपने एक अच्छे पति होने का हर दायित्व निभाया है, हर कर्तव्य पूरा किया है। शायद मैं ही आपके लिए अच्छा भाग्य बन के नहीं आ पाई। पटरी साईं, पंडरी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सुबह तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है, क्या इस वक्त मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ साईं। हमारे पास जो बचे हुए पैसे हैं ये हमारे किस काम के? हमें इसे साईं को दे देना चाहिए, शायद उनके कोई काम आ जाए। साईं, ये 4 आने बचे हैं हमारे पास। मुझे 4 नहीं, सिर्फ 2 आने चाहिए। ये बचे 2 तुम अपने पास रख लो। परम ज्ञान का रख लो। भरते अंजन, अलख निरंजन साईं राम। अज्ञान अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह मालिक, शुभंकर आप ही लो। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। क्या हुआ? साईं, साईं, क्या हुआ बताइए तो। ये तो सोने के सिक्के हैं। पटरी कहाँ है? बाजार गए, कुछ काम था उनसे। कुछ पैसे चाहिए थे। क्या तुमने घर के बर्तन बेच दिए? हाँ सही। उसमें से कुछ पैसे मुझे दे सकते हो? मैं अभी अंदर से। साईं, हमारे पास पैसे नहीं है। इसीलिए साईं,
बार बार पैसे मांग रहे थे। ये 2 सिक्के पर्याप्त हैं कुलकर्णी सरकार का ऋण चुकाने के लिए। बच्चे, बाबा, कहाँ गए थे तुम लोग? आई साई आए थे, उन्होंने कहा खाने से पहले मुझे अमरूद ला के दो, तो हम अमरूद लाने गए थे। आई साई कहाँ है? तुम लोगों को कोई दुख नहीं रहेगा, सब खुशियां मिलेंगी तुम्हें, लंबी उम्र हो तुम्हारी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम शुक्रिया साई। चल चल। अगर अन्न में पैर लग जाए तो हम उसे अन्न का अपमान मानते हैं, ईश्वर से डरते हैं हम, क्योंकि हम उसे अन्नदाता मानते हैं। लेकिन उस अन्न को पैदा करने वाला किसान, उसके साथ हो रहे अन्याय की चिंता किसी को नहीं है। वो किसान जिसका धर्म है खेत, जिसका सपना है लहलहाती फसल, जो कभी मौसम नहीं देखता, कभी सुख दुख नहीं देखता। सोचो सोचो, अगर वो किसान सपने देखना छोड़ दे तो अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे हम लोग। कितने दुर्भाग्य की बात है, दूसरों का पेट भरने वाला वो अन्नदाता किसान आज खुद भूखा है, उसका परिवार भूखा है। और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। क्या ये किसान का अपमान नहीं है? इस अपमान की चिंता क्यों नहीं है हमें? जिस समाज, जिस व्यवस्था में दूसरों का पेट भरने वाला किसान भूखा हो, कर्ज में दबा हो, उस समाज, उस व्यवस्था में कहीं कुछ तो गलत है। हर रोज अपना पेट भरने के लिए जब उस भगवान, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो, तो इस किसान का धन्यवाद करना मत भूलना। और जब भी किसी किसान की मदद करने का मौका मिले तो कभी कदम पीछे मत हटाना। अल्लाह मालिक। अंता मिष्ठान लाओ। अरे मिष्ठान का क्या होगा कुलकर्णी सरकार? ये जो खुशखबरी आपने मुझे सुनाई है उसके सामने दुनिया की सारी मिठाइयां फीकी है। आप नहीं जानते आपने मुझे कितना खुश कर दिया है। जी चाहता आपको गले लगा लूं। मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, जिस शीघ्रता के साथ आपने मेरा ये कार्य किया है, अब मैं भी सुनिश्चित करूंगा
कि उतनी ही शीघ्रता के साथ आपको उन 3 गांवों का नियंत्रण दिलाऊं। पंडरी में इतना सामर्थ्य कहाँ कि वो पैसे देकर अपनी गिरवी रखी भूमि को छुड़ा ले। इसलिए खंडर के पास वाली उसकी भूमि अब आपकी हुई। बस आपके हस्ताक्षर करने भर का विलंब है। कहाँ आइए। यहाँ पर ये और ये। रुकिए। पंडारी पाटिल जी के साथ हरिओम। मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा पाटिल जी, मैंने पहले ही कहा था आपसे। हरिओम, पंडरी ने मुझसे ऋण लिया था और समय पर ब्याज नहीं दे पा रहा है, मूल देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैंने इसकी भूमि ले ली है और उसे मैं बेच रहा हूं। आपसे किसने कह दिया कि पंडरी ऋण चुकाने में समर्थ नहीं है? बताइए, पंडरी पे कितना उधार निकलता है आपका? ₹10। ठीक है, अगर आपको आपके रुपए अभी मिल जाते हैं तो क्या आप पंडरी के जमीन के कागजात अभी इसी वक्त इसे दे देंगे? एक हाथ ले, दूसरी हाथ दे। सरकार, मैंने अब तक आपसे जितना भी कर्जा लिया था, उम्मीद है इन 2 सोने की मोहरों से मेरा सारा ऋण और ब्याज चुकता हो जाएगा। ले लीजिए सरकार। अब तो जमीन के कागजात पंडरी ले सकता है ना? बधाई हो पंडरी, अब तुम सारे ऋण से मुक्त हो गए। चलता हूं। रुको। तू क्या समझता है मुझे पंडरी? मूर्ख हूं मैं? देने के लिए तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी? ये सोने की मोहरें कहां से आ गई?
बता कहां चोरी की, और सुन, चुराए हुए पैसे से ऋण का भुगतान नहीं कर सकता तो जब तक शिरडी में साईं है, किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं। सब साईं की महिमा है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा अच्छा वक्त चला गया है, तो इस बात का दुख मत करो। याद रखो कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा, तो यह बुरा वक्त भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये चक्र है, समय का चक्र, जो अनवरत चलता रहता है। इसलिए कभी भी बुरे समय से डरो मत, और जब अच्छा समय आए तो उसमें घमंड मत करो। अपने कर्तव्य को निभाते हुए ऊपर वाले का नाम लेकर इंसानियत की राह पर चलते रहो, चलते रहो। अल्लाह मालिक। आपने तो कहा था कि यह साई एक बैरागी है, फिर इस पंडरी के पास देने के लिए उसके पास सोने की मोहरें कहां से आई? हरिओम हरिओम, मेरी भी बुद्धि यही मार खा जाती है रत्नाकर जी। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। साई को पैसे देने की कोशिश मैंने भी की थी, लेकिन उसने लिए नहीं थे। मेरा सवाल यह है कि अगर ये आदमी बैरागी है, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है, पैसे क्यों नहीं लेता? या कहीं ऐसा तो नहीं कि बैरागी होने का नाटक करता है? इसकी असलियत कुछ और हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बैरागी होने का ढोंग करता हो। कुलकर्णी सरकार, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस साई की असलियत का पता लगा कर रहिए। पता लगाइए कि इस साई है कौन और क्या है उसकी ताकत। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।